तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जूटोपिया 2 की। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है हमें 2025 में देखने को मिलेगी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2016 में देखने को मिला था डिज्नी द्वारा, और डिज्नी इसका दूसरा पार्ट बना रहा है। तो हम सभी को बेसब्री से इसका इंतज़ार है। तो इस मूवी के बारे में जितनी भी अपडेट डिटेल फैक्ट निकल कर आई है, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। जूटोपिया विभिन्न क्षेत्रों में जूट्रोपोलिस या जूमानिया शीर्षक 2016 की अमेरिकी एनिमेटेड बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है 6-7 जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई है। इसे बायर्न हॉवर्ड और रिच मूर द्वारा निर्देशित किया गया था। जेरेड बुश द्वारा सह निर्देशित उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म में और क्लार्क स्पेंसर द्वारा निर्मित बुश और फिल जॉनसटन द्वारा लिखित पटकथा से और हॉवर्ड मूर बुश द्वारा एक कहानी से जॉनसन जिम रियर्डन जोसी त्रिनिदाद और जेनिफर ली। फिल्म में गिनिफर गुडविन, जेसन बेटमैन, इदरीस एल्बा, जेनी स्लेट, नैट टॉरेंस, बोनी हंट, डॉन लेक, टॉमी चोंग, जेके सिमंस, ऑक्टेविया स्पेंसर, एलन टुडिक और शकीरा की आवाजें हैं। नाममात्र के शहर में घटित हो रहा है जहां मानवरूपी स्तनधारी सह अस्तित्व में हैं। यह एक खरगोश पुलिस अधिकारी और एक लाल लोमड़ी चोर कलाकार के बीच एक अप्रत्याशित साझेदारी की कहानी बताता है, क्योंकि वे शिकारियों के लापता होने से जुड़ी एक आपराधिक साजिश को उजागर करते हैं। जूटोपिया का प्रीमियर 13 फरवरी 2016 को बेल्जियम में ब्रुसेल्स एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 8 और 4 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में डिज्नी डिजिटल 3D, रियल्टी 3D, आईमैक्स 3D और 4DX प्रारूपों में सामान्य नाटकीय रिलीज हुई। 9-10 जूटोपिया को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने इसकी पटकथा, एनिमेशन, आवाज, अभिनय, विषय वस्तु और माइकल गियाचिनो के संगीत स्कोर की प्रशंसा की। 11 दिसंबर 2013 फिल्म ने कई देशों में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे यह 2016 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। अन्य प्रशंसाओं के अलावा फिल्म को अमेरिकी फिल्म संस्थान द्वारा 2016 की शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक नामित किया गया था और 89वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का पुरस्कार जीता था। 14 एक टेलीविजन स्पिन ऑफ सीरीज जूटोपिया प्लस का प्रीमियर 9 नवंबर 2022 को डिज्नी प्लस पर हुआ, जबकि इसका सीक्वल 26 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाला है। कथानक: मानवरूपी स्तनधारियों से भरी दुनिया में ग्रामीण बन्नीब्रो की एक खरगोश जूडी होप्स जूटोपिया शहर में पहली खरगोश पुलिस अधिकारी बनने के अपने बचपन के सपने को पूरा करती है। जूटोपिया पुलिस विभाग जेडपीडी में अपने पहले दिन चीफ बोगो जूडी को पार्किंग ड्यूटी देती है और उसकी शिफ्ट के दौरान उसे लोमड़ियों निक वाइल्ड और फिनिक की एक चोर कलाकार जोड़ी द्वारा परेशान किया जाता है। अगले दिन उसने क्रोकस बल्बों का एक बैग चुराने के आरोप में छोटे बदमाश ड्यूक वीजल्टन को गिरफ्तार करने के लिए अपना पद छोड़ दिया। बाद में जब बोगो जूडी को फटकार लगा रहा था, श्रीमती ओटरटन उसके कार्यालय का दौरा करती है और किसी से अपने पति एमिट, जो कि 14 लापता शिकारियों में से एक है, को ढूंढने की गुहार लगाती है। जूडी स्वयंसेवक और शहर के सहायक मेयर डॉन बेलवेदर नामक एक भेड़ इस कार्य की प्रशंसा करते हैं। बोगो के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जूडी को आदेश देता है कि यदि वह 48 घंटों के भीतर मामले को सुलझाने में विफल रहती है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के बाद कि निक एमिट को देखने वाला आखिरी व्यक्ति था, जूडी उसे कर चोरी के लिए अपना कबूलनामा गुप्त रूप से रिकॉर्ड करके उसकी मदद करने के लिए मजबूर करती है। वे एमिट के सामान को क्राइम बॉस मिस्टर बिग के स्वामित्व वाली एक लिमोसिन में ट्रैक करते हैं, जो एक आर्कटिक धूर्त है जिसके साथ निक का इतिहास रहा है।
मिस्टर बिग ने खुलासा किया कि एमिट अचानक वहशी हो गया और उसने बिना सोचे समझे मिस्टर बिग के ड्राइवर मंचास एक काले जगुआर पर हमला कर दिया। पूछताछ करने पर मंचास ने बताया कि उस पर हमला करने से पहले एमिट ने नाइट हॉलर्स के बारे में चिल्लाया था। मंचास फिर अचानक वहशी बन जाता है और जूडी और निक का पीछा करता है। जूडी मंचा को फंसाती है और मदद के लिए जेडपीडी को बुलाती है, लेकिन मंचा उनके आने से पहले ही गायब हो जाता है। बोगो जूडी के इस्तीफे की मांग करता है, लेकिन निक उसे याद दिलाता है कि मामले को सुलझाने के लिए उनके पास अभी भी 10 घंटे बाकी हैं। घटनास्थल से निकलते समय निक ने खुलासा किया कि एक बच्चे के रूप में उसे लोमड़ियों के बारे में पूर्वाग्रहपूर्ण मान्यताओं के कारण उसके साथ यो द्वारा धमकाया गया था। सिटी हॉल में बेलवेदर जूडी और निक को जूटोपिया के ट्रैफिक कैमरों तक पहुंच प्रदान करता है। उन्हें पता चलता है कि मंचा का अपहरण लकड़ी के भेड़ियों द्वारा किया गया था, जिनके बारे में जूडी का अनुमान है कि वे नाइट हॉलर्स हैं। भेड़ियों का पीछा करते हुए जूडी और निक एमिट, मंचास और अन्य लापता शिकारियों का पता लगाते हैं, जो सभी जंगली हैं और एक छिपे हुए आश्रय में कैद हैं। जूटोपिया के मेयर लेओडोर लायनहार्ट ने उन्हें पकड़ने का आदेश दिया और चुपचाप उनके जंगली व्यवहार के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लायनहार्ट और शरण कर्मचारियों को जल्द ही झूठे कारावास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और बेलवेदर नया मेयर बन गया। मामले को सुलझाने के लिए प्रशंसा पाने वाली जूडी ने निक को अपने साथी के रूप में जेडपीडी में शामिल होने के लिए कहा। एक संवाददाता सम्मेलन में जूडी ने गलती से कहा कि शिकारियों का जीव विज्ञान बर्बरता महामारी का कारण है। निक विनाशकारी परिणाम से निराश और जो बताया गया उससे आहत होकर गुस्से में जूडी को छोड़ देता है, जिसकी टिप्पणियां पूरे जूटोपिया में शिकारियों के खिलाफ भय और भेदभाव को भड़काती हैं। अपराधबोध से त्रस्त होकर जूडी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और बनीबुरो लौट आई। कुछ दिनों बाद अपने माता पिता की सब्जी की दुकान का प्रबंधन करते समय जूडी को अनजाने में पता चला कि नाइट हॉलर्स वास्तव में मिडनिकैम्पम फूल हैं, जिन्हें निगलने पर गंभीर स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं। यह महसूस करते हुए कि कोई जानबूझकर शिकारियों को जंगली बनाने के लिए फूलों का उपयोग कर रहा है, जूडी जूटोपिया लौट आती है और निक के साथ मेल मिलाप करती है। मिस्टर बिग की सहायता से वे वीजल्टन से पूछताछ करते हैं, जो स्वीकार करता है कि उसे नाइट हॉलर बल्ब चुराने के लिए डॉग नामक एक मेन्ने द्वारा काम पर रखा गया था। वे डॉग को शहर के सबवे में छिपी एक प्रयोगशाला में पाते हैं, जहां वह डार्ट पिस्तौल के माध्यम से शिकारियों पर गोली चलाने के लिए फूलों से नाइट हाउलर सीरम बनाता है। मेट्रो में खतरनाक पीछा करने के बाद जूडी और निक को सबूत के तौर पर एक सीरम गन मिलती है, लेकिन इससे पहले कि वे जेडपीडी तक पहुंच सकें, बेलवेदर ने प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में उनका सामना किया, खुद को शिकार वर्चस्ववादी साजिश का मास्टरमाइंड होने का खुलासा। जूडी और निक एक प्रदर्शनी में फंस जाते हैं और बेलवेदर निक को सीरम गन से गोली मार देता है, फिर उसे पकड़ने के लिए जेडपीडी को बुलाता है। जूडी ने खुलासा किया कि उसने डार्ट्स को ब्लूबेरी से बदल दिया था और बेलवेदर का कबूलनामा रिकॉर्ड किया था। बेलवेदर और उसके साथियों को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अभी भी कैद में बंद लायनहार्ट ने सार्वजनिक रूप से अपनी साजिश के बारे में जानकारी से इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि संक्रमित शिकारियों को कैद करना सही कारण के लिए गलत बात थी। शिकारी ठीक हो गए और जूडी को जेडपीडी में बहाल कर दिया गया। महीनों बाद निक पुलिस अकादमी से स्नातक हो गया और जूडी का साथी और पहला फॉक्स पुलिस अधिकारी बन गया। वॉयस कास्ट जूडी हॉप्स के रूप में गिनिफर गुडविन बनीबुरो का एक युवा आशावादी खरगोश और जूटोपिया पुलिस विभाग का एक नवनियुक्त सदस्य।
जिसे प्रथम परिक्षेत्र में नियुक्त किया गया है। 15 डेला सबा ने युवा जूडी हॉप्स की आवाज दी है। निक वाइल्ड के रूप में जेसन बेटमैन, एक धूर्त लाल लोमड़ी जो एक छोटे मोटे धोखेबाज कलाकार है। 15-16 कैथ सूसी ने युवा निक वाइल्ड की आवाज दी है। 17 इदरीस एल्बा मुख्य बोगो के रूप में, एक अफ्रीकी भैंसा जो जूटोपिया पुलिस विभाग के प्रथम परिसर का पुलिस प्रमुख है। 18 डॉन बेलवेदर के रूप में जेनी स्लेट, एक छोटी भेड़ जो जूटोपिया की सहायक मेयर है। 18 बेंजामिन क्लॉहाउसर के रूप में नैट टॉरेंस, एक मोटा चीता जो जूटोपिया पुलिस विभाग के प्रथम परिसर के लिए डिस्पैचर और डेस्क सार्जेंट के रूप में काम करता है। 18 बोनी हंट बोनी होप्स के रूप में बनीबुरो का एक खरगोश जो जूडी की मां है। 18 स्टू होप्स के रूप में डॉन लेक, बनीबुरो का एक खरगोश जो जूडी का पिता और एक गाजर किसान है। 18 याक्स के रूप में टॉमी चोंग, एक शांतचित्त घरेलू याक जो सहारा स्क्वायर में नेचुरिस्ट क्लब मिस्टिक स्प्रिंग्स ओएसिस का मालिक है। 18 मेयर लायन हार्ट के रूप में जेके सिमंस, एक शेर जो जूटोपिया का नेक लेकिन आडंबरपूर्ण मेयर है। 18 श्रीमती ओटरटन के रूप में ऑक्टेविया स्पेंसर, एक चिंतित उत्तरी अमेरिकी नदी उदबिलाव जिसका पति एमिट लापता हो गया है। 18 ड्यूक विजल्टन के रूप में एलन टुडिक, एक छोटा मोटा बदमाश जो अवैध डीवीडी बेचने के लिए भी जाना जाता है। 18 यह नाम फ्रोजन के ड्यूक ऑफ वेसल्टन का संदर्भ देता है, जिसे टुडिक ने भी आवाज दी है। 19 शकीरा गजेल के रूप में थॉमसन की गजेल जो एक प्रसिद्ध पॉप स्टार है। 20 शकीरा स्पेन और लैटिन अमेरिका के स्पेनिश डब में गजेल को आवाज भी देती है। रेमंड एस पर्सी के रूप में फ्लैश डीएमवी स्तनपायी वाहन विभाग के लिए संक्षिप्त में सबसे तेज 3 पैर वाला स्लॉथ। 18 अधिकारी हिगिंस, एक दरियाई घोड़ा जो जूटोपिया पुलिस विभाग के प्रथम परिसर का एक विशिष्ट सदस्य है। 21 मिस्टर बिग के रूप में मॉरिस लामार्चे, एक आर्कटिक धूर्त जो टुंड्रा टाउन में सबसे डरावना अपराध मालिक है और ध्रुवीय भालू के एक समूह द्वारा उसकी सेवा की जाती है। 22 फिल जॉनसन के रूप में गिदोन ग्रेट बनीबुरो का एक लाल लोमड़ी जो बचपन में युवा खरगोशों और भेड़ों को धमकाता था। एक वयस्क के रूप में उसने उन लोगों के साथ मेल मिलाप कर लिया है जिन्हें उसने सताया था और वह एक बहुत सम्मानित बेकर बन गया है। 23 एक क्रोधित ऑफ स्क्रीन चरित्र जो कहता है कि उसका कर जूडी के वेतन का भुगतान करता है क्योंकि वह उसे पार्किंग टिकट देती है। 24 फुशिया मेजर फ्राइडकिन के रूप में 25-26 एक ध्रुवीय भालू जो जूटोपिया पुलिस अकादमी में एक ड्रिल प्रशिक्षक के रूप में काम करता है। 23 जॉन डिमैगियो के रूप में जेरी जुम्बेक्स जूनियर, एक गुस्सैल अफ्रीकी हाथी जो जुम्बेक्स कैफे नामक एक आइसक्रीम पार्लर का मालिक है जहां अक्सर हाथी और अन्य बड़े स्तनधारी आते हैं। 18 वोल्टर और जेसी शो ब्रेकिंग बैड के मुख्य नायक वाल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन पर एक व्यंग्य, 2 सख्त मेढे जो डॉग के सहायक हैं। 27 एक मूस जिसे जूडी से पार्किंग टिकट मिलता है। एक सुअर रिपोर्टर। 28 डॉक्टर मैज हनी बेजर के रूप में केटी लोवेस, एक हनी बेजर वैज्ञानिक जो मेयर लायनहार्ट को जानवरों की बर्बरता का कारण ढूंढने में मदद करती है। 18 गीता रेड्डी नांगी के रूप में एक भारतीय हाथी जो मिस्टिक स्प्रिंग्स ओएसिस में योग प्रशिक्षक के रूप में काम करती है। 23 49 के रूप में जेसी कोर्टी,
जूटोपिया के रेनफॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक काला जगुआर जो जूटोपिया की सबसे बड़ी लिमो कंपनी का ड्राइवर है और मिस्टर बिग का निजी ड्राइवर है। 18 फिनिक के रूप में टॉम लिस्टर जूनियर, एक फेनेक लोमड़ी जो अपराध में निक का साथी है। 18 जोश डलास एक अनाम घरेलू सुअर के रूप में है जो ड्यूक वीजल्टन द्वारा उसकी फ्लोरा और फौना फूलों की दुकान को लूटने के बाद जूडी से मदद मांगता है। 29 बाद में वह गजेल की शांति रैली में एक मादा तेंदुए के साथ बहस करते हुए एक प्रदर्शनकारी के रूप में दिखाई देता है। 30 लिया लैथम फ्रू फ्रू के रूप में एक आर्कटिक धूत और मिस्टर बिग की बेटी जो जूडी से दोस्ती करती है जब जूडी उसे लिटिल रोडेंटिया में एक भगोड़े डोनट साइन से बचाती है। वह जूडी को गॉडमदर और अपनी बेटी का नाम भी बनाती है। 29 रिच मूर जैसा डॉग एक भावनाहीन रैम केमिस्ट और स्नाइपर जो बेलवेदर के लिए काम करता है। 29 लैरी एक भूरा भेड़िया जो क्लिफसाइड शरण में सुरक्षा गार्ड है। 31 फैबियन रॉली और पीटर मैंसब्रिज फैबियन ग्रोले और पीटर मूसब्रिज के रूप में ZNN न्यूज के हिंतेंदुए और मूस एंकर हैं। 32 संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस, कनाडा, रूस, फिलीपींस और मैक्सिको में रिलीज हुई फिल्म के मानक संस्करण में मूस सह एंकर का उपयोग किया गया है। यूके संस्करण में मूस को मूसोस अलेक्जेंडर नाम दिया गया है जिसे रेडियो पत्रकार वासोस अलेक्जेंडर ने आवाज दी है। हालांकि यूके होम रिलीज में उनके अमेरिकी नाम और आवाज का इस्तेमाल किया गया है। 33 अन्य देशों में एंकर एक अलग जानवर है जिसे एक अलग व्यक्ति द्वारा आवाज दी जाती है। 34 डेविड कैंपबेल ने ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड संस्करणों में डेविड कोआला बेलना मके कोआला न्यूजकास्टर को आवाज दी है। 35 ब्राजीलियाई संस्करण में ओनकार्डो बोइचा नामक जगुआर का उपयोग किया गया है जिसे रिकार्डो बोचैट ने आवाज दी है। 36 जापानी संस्करण में माइकल तनुयामा नामक तनुकी का उपयोग किया गया है जिसे काजुमासा कोराजा ने आवाज दी है। चीनी संस्करण एक अनाम विशाल पांडा का उपयोग करता है। 34-37 बायर्न हावर्ड जैसा बकी ओरिक्स एंटलरसन एक बड़ा कुडू जो जूडी हॉप्स का पड़ोसी और प्रैंक का पति है। 29 ट्रेविस गिदोन ग्रे का काले पैरों वाला फेवरेट मित्र। 38 प्रैंक ओरिक्स एंटलरसन के रूप में जेरेड बुश एक जेम्स बॉक जो जूडी हॉप्स का पड़ोसी और बकी का पति है। 29 अधिकारी मैकहॉर्न के रूप में मार्क राइनो स्मिथ एक काला गैंडा पुलिस अधिकारी जो जूटोपिया पुलिस विभाग के प्रथम परिसर का हिस्सा है। 39 श्रीमती धर्मा आर्माडिलो के रूप में जोसी त्रिनिदाद 40 एक 9 बैंड वाली आर्माडिलो और ग्रैंड पैंगोलिन अपार्टमेंट की मकान मालकिन जिसमें जूडी होप्स रहती हैं। जॉन लावेल लिटिल रोडेंटिया के निर्माण दल के अनाम निर्माण माउस फोरमैन के रूप में जो निक और फिनिक से पावसिकल स्टिक प्राप्त करता है। 23 प्रिसिला के रूप में क्रिस्टन बेल 3 पंजों वाली एक आलसी महिला और डीएमवी में फ्लैश की सहकर्मी। 29 उत्पादन लेखन फिल्म का विकास जिसे जूटोपिया कहा जाएगा तब शुरू हुआ जब बायर्न हॉवर्ड ने डिज्नी एनिमेशन के मुख्य रचनात्मक अधिकारी और कार्यकारी निर्माता जॉन लासेटर को 6 कहानी के विचार दिए जिनमें से 3 में पशु पात्र शामिल थे। द थ्री मस्कीटर्स का एक पूर्ण पशु रूपांतरण 4A1960 के दशक की थीम पर आधारित कहानी पागल डॉक्टर बिल्ली जिसने बच्चों को जानवरों में बदल दिया और अंतरिक्ष में इनामी शिकारी पग के बारे में। 42 इन विचारों में आम बात यह थी कि हॉवर्ड डिज्नी की रॉबिन हुड के समान एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें जानवरों को मानवरूपी भूमिकाओं में भी दिखाया गया था।
43 हॉवर्ड के अनुसार जूटोपिया अन्य पशु मानवरूपी फिल्मों से कुछ अलग बनाने की उनकी इच्छा से उभरा, जहां जानवर या तो प्राकृतिक दुनिया में या मानव दुनिया में रहते हैं। उनकी अवधारणा, जिसमें जानवर जानवरों द्वारा जानवरों के लिए डिजाइन की गई आधुनिक दुनिया में रहते हैं, लेसेटर द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की गई थी, जिन्होंने हावर्ड को एक बच्चे सिम्बा की तरह हवा में उठाकर गले लगाकर जवाब दिया था। 44 लेसेटर ने सुझाव दिया कि हॉवर्ड को 1960 के दशक की थीम को पशु पात्रों, विशेषकर अंतरिक्ष पग के साथ संयोजित करने का प्रयास करना चाहिए। 42 इसके कारण हॉवर्ड ने सैवेज सीज नामक एक अंतर्राष्ट्रीय जासूसी फिल्म विकसित की और उसे पेश किया, जो जैक सैवेज नाम के एक आर्कटिक खरगोश पर केंद्रित थी, जो कुछ हद तक जेम्स बॉन्ड जैसा था। 42-45 यही वह समय था जब पटकथा लेखक जे. एड बुश को फिल्म पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। वह एक जासूसी फिल्म पर काम करने के लिए उत्साहित थे क्योंकि उनके अपने पिता और दादा ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम किया था। 42 हॉवर्ड और बुश ने डिज्नी स्टोरी ट्रस्ट स्टूडियो के शीर्ष रचनात्मक कर्मियों की सहायता से फिल्म का विकास जारी रखा, जो विकास में सभी परियोजनाओं की समीक्षा और चर्चा करने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। 45 जासूसी फिल्म का सबसे आनंददायक हिस्सा इसका पहला अभिनय था, जो जानवरों द्वारा और उनके लिए बनाए गए शहर में स्थापित किया गया था। 42 संपूर्ण पशु शहर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हॉवर्ड ने अंतः जासूसी और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं के साथ साथ 1960 के दशक की सेटिंग को हटा दिया और फिल्म को एक समकालीन पुल। दोस्तों इस एक जैसे यूनिवर्स की बात की जाए तो 2016 में जूटोपिया नाम की एक मूवी देखने को मिली थी और दूसरा पार्ट हमें 2025 में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अपडेट मैंने आपको बता दी है। और जूटोपिया एक जैसे प्लस नाम की एक मिनी सीरीज एनिमेटेड सीरीज हमें 2022 में देखने को मिली थी। साथ ही साथ डिज्नी द्वारा इसे बनाया गया था और कलेक्शन भी इस मूवी ने बहुत ही बेहतरीन दिया था। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आगे मैं आपको देता हूँ। कास्टिंग 6 मई 2015 को बैटमैन और गिनिफर गुडविन को क्रमशः निक वाइल्ड और जूडी होप्स की भूमिकाओं के लिए चुने जाने की घोषणा की गई। 15 फिल्म निर्माताओं ने बैटमैन को चुना क्योंकि वे एक ऐसा अभिनेता चाहते थे जो एक चतुर, शुष्क बुद्धि वाली आवाज के साथ एक मजाकिया लेकिन हार्दिक पक्ष ला सके। बैटमैन ने अपने चरित्र का वर्णन एक चालाक, व्यंग्यात्मक षड्यंत्रकारी के रूप में किया, यह टिप्पणी करते हुए कि यह भूमिका 12 साल की उम्र से की गई कई अन्य भूमिकाओं से मिलती जुलती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने निर्देशकों से कहा था, आप लोग किस तरह की आवाज चाहते हैं, मुझे क्या करना है? और उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं एक बेवकूफ था और कहा, बस वही करो जो तुम करते हो, बस बात करो। 59 गुडविन की कास्टिंग पर टिप्पणी करते हुए मूर ने कहा कि वह बहुत केंद्रित मिठास, जबरदस्त दिल और हास्य की एक महान भावना लेकर आई। उन्होंने जूडी को फ्यूरियोसा के साथ मिश्रित एक छोटी पोलिन्ना के रूप में वर्णित किया। गुडविन ने अपने चरित्र के बारे में कहा, लोग दयालुता को भोलापन या मूर्खता समझ लेते हैं और वह हमेशा एक अच्छी लड़की है, लेकिन वह मूर्ख खरगोश नहीं है। 59 संगीत मुख्य लेख जूटोपिया साउंड ट्रैक। फिल्म का स्कोर माइकल गियाचिनो द्वारा वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के लिए अपने पहले फीचर लेंथ प्रोजेक्ट में तैयार किया गया है। 60 क्योंकि उन्होंने पहले कंपनी द्वारा निर्मित कई लघु फिल्मों और टेलीविजन विशेषों के साथ साथ कई पिक्सर फिल्मों पर काम किया था। रिकॉर्डिंग 16-20 नवंबर 2015 तक हुई, जिसमें टिम सिमोनेक द्वारा संचालित 80 टुकड़ों वाला ऑर्केस्ट्रा था। 61 गजेल की अपनी आवाज वाली भूमिका के अलावा पॉप स्टार शकीरा ने फिल्म में ट्राई एवरीथिंग नामक एक मूल गीत भी दिया, जिसे सिया और स्टारगेट ने लिखा था। 2062 साउंड ट्रैक 4 मार्च 2016 को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। 63-64 मार्केटिंग
पहला टीजर ट्रेलर 11 जून 2015 को वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के यूट्यूब पेज पर ऑनलाइन जारी किया गया था। 65 दूसरा टीजर ट्रेलर 23 नवंबर 2015 को वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के यूट्यूब पेज पर फिर से ऑनलाइन जारी किया गया था, जिसमें एक अनुक्रम दिखाया गया था। वह फिल्म जहां मुख्य पात्रों का सामना स्तनधारी वाहन विभाग डीएमवी पर आधारित से होता है, जो पूरी तरह से आलसियों द्वारा चलाया जाता है। 66 फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर नए साल की पूर्व संध्या 2015 पर वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के यूट्यूब पेज पर ऑनलाइन जारी किया गया था। 1 मार्च 2016 को डिज्नी इन्फिनिटी 3.0 के लिए जूडी हॉप्स और निक वाइल्ड के चित्र जारी किए गए थे। 68 इसके अलावा स्टूडियो ने प्यारे प्रशंसक जनसांख्यिकीय पर काफी विपणन ध्यान समर्पित किया, यह विश्वास करते हुए कि वे तार्किक रूप से इस फिल्म परियोजना में सबसे अधिक रुचि लेंगे। 69 रिलीज नाट्यशास्त्रीय जूटोपिया को 4 मार्च 2016 को डिज्नी डिजिटल 3D, रियलिटी 3D और आईमैक्स 3D में रिलीज किया गया, जिससे यह ट्रेजर प्लैनेट 2002 के बाद घरेलू आईमैक्स थिएटरों में दिखाई जाने वाली पहली डिज्नी एनिमेटेड फिल्म बन गई। 9-10 इसे 7 फरवरी को बेल्जियम में ब्रुसेल्स एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल के दौरान युवा दर्शकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक फीचर फिल्म के रूप में पहली बार जनता के लिए दिखाया गया था और आम मीडिया और दर्शकों के लिए भी दिखाया गया था। 13 फरवरी 7071 चीन में राज्य के सैपफ्ट ने फिल्म को उसके सीमित 30 दिवसीय प्रदर्शन के अलावा सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए 2 सप्ताह का दुर्लभ विस्तार दिया, जो 3 अप्रैल को समाप्त होना था। 72 वैकल्पिक शीर्षक फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नाटकीय रिलीज के लिए पुनः शीर्षक दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय, मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देशों में फिल्म का नाम बदलकर ज़ूट्रोपोलिस कर दिया गया, जो कि यूटोपिया के बजाय महानगर की अवधारणा का संदर्भ था। 73 74 75 इसका कारण यह था कि डिज्नी विभिन्न कानूनी कारणों से इन क्षेत्रों में ज़ूटोपिया नाम को ट्रेडमार्क करने में असमर्थ था, जिसमें 2014 में डेनिश गिवस्कुड चिड़ियाघर द्वारा ज़ूटोपिया नाम पंजीकृत करना भी शामिल था। 76 जर्मन में फिल्म 2010 में रिलीज हुई जर्मन लेखिका के फिशर की बच्चों की किताब ज़ूट्रोपोलिस के कारण इसका नाम ज़ूमेनिया रखा गया। 77 78 होम मीडिया ज़ूटोपिया को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा 7 जून 2016 को ब्लूरे 3D, DVD और डिजिटल HD प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। इसमें कुछ बोनस सामग्री जैसे स्कोरटोपिया, एक वैकल्पिक उद्घाटन और संगीत वीडियो शामिल हैं। शकीरा के ट्राई एवरीथिंग के लिए 79 फिल्म ने 12 जून 2016 को समाप्त सप्ताह के लिए होम मीडिया बिक्री चार्ट के शीर्ष पर शुरुआत की। 80 फिल्म ने $4.4 मिलियन यूनिट्स की बिक्री के साथ होम मीडिया बिक्री से $89.6 मिलियन का राजस्व कमाया, जिससे यह तीसरे स्थान पर रही। स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस और फाइंडिंग डोरी के बाद 2016 का सबसे अधिक बिकने वाला खिताब। 81 ज़ूटोपिया को 5 नवंबर 2019 को 4 के ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। 82 पुनः जारी करें 22 जून 2020 को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सिनेमाघरों को फिर से खोलने के बीच डिज्नी ने घोषणा की कि ज़ूटोपिया 11 अन्य डिज्नी स्वामित्व वाले शीर्षकों के साथ 4 सप्ताह की अवधि के दौरान अमेरिकी सिनेमाघरों में लौटना था। ज़ूटोपिया 26 जून को अमेरिकी सिनेमाघरों में लौट आया और 2 जुलाई 2020 तक द एवेंजर्स और द ग्रेटेस्ट शोमैन के साथ प्रदर्शित हुआ। 83 पुनः रिलीज ने कुल $3,93,600 की कमाई की। 84
20 जुलाई 2020 को यह घोषणा की गई कि यह फिल्म बिग हीरो 6 और 31 जुलाई 2020 को सोनिक द हेजहोग के चीनी डेब्यू के साथ चीन के सिनेमाघरों में वापसी करेगी। 85 डिज्नी की 100वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में जूटोपिया को 22 अक्टूबर 2023 को पोलैंड भर के हेलियोस थिएटरों में फिर से रिलीज किया गया। 86 स्वागत बॉक्स ऑफिस जूटोपिया ने अमेरिका और कनाडा में $341.3 मिलियन और अन्य देशों में $682.5 मिलियन की कमाई की, जबकि दुनिया भर में कुल $1.024 बिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट $150 मिलियन था। 4 मई 2018 मार्च 2016 को फिल्म $500 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच गई। फ्रोजन 2013 और बिग हीरो 6 2014 के बाद इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली लगातार तीसरी वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो फिल्म बन गई। 87-88 5 अप्रैल को यह टिकट बिक्री में $800 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली 2016 की पहली फिल्म बन गई। 89 और 24 अप्रैल को $900 मिलियन को पार करने वाली 2016 की पहली फिल्म बन गई। 95 जून को फिल्म ने $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसा करने वाली 2016 की दूसरी फिल्म बन गई। स्टूडियो के अपने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद चौथी एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 3 फ्रोजन और मिनियंस के बाद 11वीं डिज्नी फिल्म, तीसरी डिज्नी एनिमेटेड फिल्म और इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली कुल मिलाकर 26वीं फिल्म। 91 दुनिया भर में यह 2016 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। सिविल वॉर, दुष्ट वन और फाइंडिंग डोरी के बाद 92216 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म 92 दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वॉल्ट थी। डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज की फिल्म कुल मिलाकर दूसरी सबसे ज्यादा अपनी मूल रिलीज में फ्रोजन के बाद 89 दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूल फिल्म अवतार के बाद 93 और चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म पूरे समय का। डेडलाइन हॉलीवुड ने फिल्म के सभी खर्चों और राजस्व को मिलाकर फिल्म का शुद्ध लाभ $294.9 मिलियन आंका, जिससे यह 2016 की पांचवीं सबसे अधिक लाभदायक रिलीज बन गई। 94 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्री रिलीज ट्रैकिंग से पता चला कि फिल्म अपने शुरुआती सप्ताहांत में 3,827 थिएटरों से $60.70 मिलियन की कमाई करेगी। 95-96 यह 3,103 डी थिएटरों, 365 आईमैक्स थिएटरों और 325 प्रीमियम बड़े प्रारूप स्क्रीनों पर चला। 95 गुरुवार के पूर्वावलोकन से इसने $1.7 मिलियन की कमाई की, जो एक गैर पिक्सर डिज्नी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड है। 97 गर्मियों के बाहर एक एनिमेटेड फिल्म की शुरुआत के लिए 98 और एक एनिमेटेड फिल्म के लिए अब तक की 7वीं सबसे बड़ी कमाई। 99 अच्छे वर्ड ऑफ माउथ से उत्साहित होकर इसने अपने शुरुआती दिन में $19.5 मिलियन की कमाई की। यह एक गैर पिक्सर डिज्नी एनिमेटेड फिल्म का रिकॉर्ड भी है, फ्रोजन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। 97 और मार्च एनिमेटेड के लिए दूसरा सबसे बड़ा फिल्म आइस एज द मेल्टडाउन के पीछे। 100 अपने शुरुआती सप्ताहांत में इसने उम्मीद से बेहतर $75.1 मिलियन की कमाई की, जो सबसे बड़ी गैर पिक्सर डिज्नी एनिमेटेड ओपनिंग थी। बिग हीरो 6 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्मों के बीच सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड, फ्रोजन को तोड़ते हुए का रिकॉर्ड, सबसे बड़ी मार्च एनिमेटेड ओपनिंग द लोरेक्स का रिकॉर्ड तोड़ना, 7वीं सबसे बड़ी मार्च ओपनिंग और अब तक की 10वीं सबसे बड़ी एनिमेटेड ओपनिंग। 101, 102, 103 इसके अलावा इसका शुरुआती सप्ताहांत किसी मूल फिल्म के लिए द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स, इनसाइड आउट और अवतार के बाद चौथा सबसे बड़ा सप्ताहांत है।
104-105 इसने आईमैक्स में भी असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जहां फिल्म ने 366 स्क्रीनों से $5.2 मिलियन की कमाई की, जो केवल टॉय स्टोरी 3 $8.4 मिलियन के बाद दूसरी सबसे अच्छी एनिमेटेड आईमैक्स ओपनिंग थी। 102 अपने दूसरे सप्ताहांत में यह धीरे धीरे 31% गिरकर $51.3 मिलियन हो गया और एक एनिमेटेड फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक दर्ज किया गया, जो कमोबेश व्रेक इट राल्फ के दूसरे सप्ताहांत में 32% की गिरावट के बराबर है, लेकिन इससे भी बड़ी गिरावट है। लेगो मूवी 27% है। 106 यह तीसरे सप्ताहांत में भी बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही और $37.2 मिलियन की कमाई की, जो कि पिछले सप्ताहांत से 28% कम थी, जबकि $200 मिलियन का आंकड़ा पार कर गई। 107 इसने अवतार $68 मिलियन के बाद और स्काईफॉल $35 मिलियन से आगे $100 मिलियन से अधिक की कमाई नहीं करने वाली फिल्म के लिए दूसरा सबसे बड़ा तीसरा सप्ताहांत बना दिया। 108 केवल मामूली गिरावट के बावजूद फिल्म अपने चौथे सप्ताहांत में सुपर हीरो फिल्म बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस से आगे निकल गई। 109 पिछले दशक में अवतार 14 सप्ताह और फ्रोजन 16 सप्ताह को छोड़कर इसने शीर्ष 10 में लगातार कुल 13 सप्ताह बिताए, जो किसी भी अन्य फिल्म से अधिक है। 93 कुल 154 दिनों तक सिनेमाघरों में चलने के बाद 4 अगस्त 2016 को इसका नाटकीय प्रदर्शन समाप्त हो गया। 5 यह वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म फ्रोजन के बाद 1102016 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 111 और अब तक की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 112 जून 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में सिनेमाघरों के बंद होने और फिल्मों के चलने की सीमा के कारण ज़ूटोपिया 280 थिएटरों में लौट आया, ज्यादातर ड्राइव इन, और $3,93,600 की कमाई की। 113 अन्य देश ज़ूटोपिया को बिखरी हुई रिलीज मिली क्योंकि वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स ने विभिन्न बाजारों में स्कूल की छुट्टियों का फायदा उठाया। फिल्म ने 14 फरवरी को समाप्त सप्ताहांत में सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शुरुआत की और 3 बाजारों में $4.5 मिलियन की कमाई की। 114 अपने दूसरे सप्ताहांत में इसका विस्तार 22 बाजारों तक हो गया, जो इसके कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का 36% था, और इसमें $31.2 मिलियन जोड़े गए। 115 बिना किसी नए बाजार के इसने अपने तीसरे सप्ताहांत में $33 मिलियन और जोड़ लिए। 116 अपने चौथे सप्ताहांत में इसका 45 देशों में विस्तार हुआ और $64.7 मिलियन की कमाई की, और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर चीनी फिल्म आईपी मैन 3 के बाद दूसरे स्थान पर रही। 117 आईमैक्स प्रदर्शनों से $3.3 मिलियन प्राप्त हुए। 117 चीन में दूसरे सप्ताहांत में जोरदार कमाई के बाद आखिरकार यह अपने 5वें सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। इसमें 45 देशों से $3 मिलियन जोड़े गए, जो इसके पिछले सप्ताहांत से 25% की वृद्धि है। 118 यह अपने छठे सप्ताहांत में दूसरी बार पहले स्थान पर रहा। 119 इससे पहले बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। 120 इसने अपने 8वें सप्ताहांत में $500 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 121 अपने शुरुआती सप्ताहांत में जो बाजारों के बीच अलग अलग था, फिल्म ने स्पेन में $3.1 मिलियन की कमाई की और बेल्जियम और डेनमार्क में $1.7 मिलियन की अतिरिक्त कमाई की। बेल्जियम में यह किसी डिज्नी या पिक्सर फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी एनिमेटेड ओपनिंग थी।
114 इसने चीन 23.6 मिलियन डॉलर, फ्रांस 8.1 मिलियन डॉलर, रूस 7.8 मिलियन डॉलर, जर्मनी 6.6 मिलियन डॉलर, हांगकांग 1.5 मिलियन डॉलर, पोलैंड $1 2 में एक गैर पिक्सर डिज्नी एनिमेटेड फिल्म के शुरुआती रिकॉर्ड तोड़ दिए मिलियन। और भारत 115, 117, 120, 122 यह यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में 7.5 मिलियन डॉलर के साथ, मैक्सिको में 4.6 मिलियन डॉलर के साथ, ऑस्ट्रेलिया में 3.2 मिलियन डॉलर के साथ, ब्राजील में 2.6 मिलियन डॉलर के साथ और इटली में गैर अवकाश सप्ताहांत पर शुरू हुआ 3.1 मिलियन डॉलर। 115, 119, 120 फिल्म को ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका में नंबर 1 ओपनिंग मिली। 117 यूके और आयरलैंड में बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस और एनिमेटेड पारिवारिक फिल्म कुंग फू पांडा 3 से महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ फिल्म ने 579 थिएटरों से शुरुआती सप्ताहांत में £5.31 मिलियन 7.6 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिसमें £1.74 भी शामिल है। मिलियन $2 5 मिलियन मूल्य के पूर्वावलोकन डॉन ऑफ जस्टिस के बाद दूसरे स्थान पर शुरुआत करते हुए और यूके में वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की सर्वश्रेष्ठ शुरुआत से कुछ ही पीछे। 123, 124 अपने दूसरे सप्ताहांत में इसमें केवल 24% की गिरावट आई। 125 जूटोपिया के विदेशों में सबसे बड़े बाजार चीन 235.6 मिलियन डॉलर हैं। इसके बाद जापान 70.1 मिलियन डॉलर, रूस और CIS 39.2 मिलियन डॉलर, जर्मनी 34.2 मिलियन डॉलर, यूके 34.2 मिलियन डॉलर, फ्रांस 31.9 मिलियन डॉलर और हैं। दक्षिण कोरिया 31.6 मिलियन डॉलर। 126, 127, 128 चीन में यह स्थानीय मुद्रा येन 1.530 बिलियन में सबसे अधिक कमाई करने वाली डिज्नी फिल्म है, जिसने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन येन 1.464 बिलियन को पीछे छोड़ दिया है, साथ ही 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। सर्वकालिक फिल्म 129, 130 रूस में यह स्थानीय मुद्रा 2.3 बिलियन में अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, केवल अवतार 3.6 बिलियन के बाद। 131 यह 3 सप्ताहांतों के लिए रूसी और जर्मन बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। 132, 133 और 2 सप्ताहांतों के लिए चीनी और कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर। 134, 135 चीन में, जहां इसे स्थानीय रूप से क्रेजी एनिमल सिटी के नाम से जाना जाता था, 75 फिल्म ने उम्मीदों को पार कर लिया। 136 और 2015 की जुरासिक वर्ल्ड की 229 मिलियन डॉलर की कमाई के बाद से इसे चीन में हॉलीवुड की सबसे बड़ी सफलता माना गया। 137 इसने पहले दिन 3.4 मिलियन डॉलर की कमाई की और अपने 3 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में 23.6 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, दूसरे स्थान पर शुरुआत की और सबसे बड़ी गैर सिक्वल एनिमेटेड ओपनिंग हासिल की, साथ ही दूसरी सबसे बड़ी 3 दिवसीय ओपनिंग की। और कुंग फू पांडा 3 के पीछे एक एनिमेटेड फिल्म के लिए आईमैक्स की शुरुआत। 117 रिलीज के 9वें दिन शनिवार को इसने 25 मिलियन डॉलर, अपने पहले शनिवार के $10। रिचर्ड एल मूर एक जन्म 10 मई 1963 दो एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविज़न एनिमेशन निर्देशक, पटकथा लेखक और आवाज़ अभिनेता हैं। उन्हें द सिम्पसंस, द क्रिटिक और फ्यूचरामा जैसी प्राइमटाइम एनिमेटेड टेलीविज़न सीरीज में निर्देशक के रूप में काम करने के साथ साथ रेक-इट राल्फ 2012, जूटोपिया 2016 और राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट 2018 फिल्मों का निर्देशन करने के लिए जाना जाता है। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो। वह 2 बार एमी पुरस्कार विजेता,
3 बार एनी पुरस्कार विजेता और अकादमी पुरस्कार विजेता हैं। प्रारंभिक जीवन। मूर का जन्म और पालन पोषण ऑक्सनार्ड, कैलिफोर्निया में हुआ। 2003 उन्होंने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में फिल्म और वीडियो का अध्ययन किया। 1987 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4 वहां रहते हुए उन्होंने जिम रियर्डन की 1986 की छात्र फिल्म ब्रिंग मी द हेड का वर्णन किया। चार्ली ब्राउन। 4 उनकी कॉलआर्ट्स कक्षा में एंड्रयू स्टैंटन, ब्रेंडा चैपमैन और जिम रियर्डन जैसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शामिल थे। कैरियर। टेलीविजन। कैलआर्ट्स से स्नातक होने के बाद मूर ने सीबीएस के माइटी माउस द न्यू एडवेंचर्स पर राल्फ बख्शी के लिए काम किया। 1987 में सभी 13 सीजन 1 एपिसोड का सह लेखन किया। 5-6 मूर द सिम्पसंस के मूल 3 निर्देशकों में से एक थे। 1990 से 1993 तक पहले 5 सीजन में 17 एपिसोड का निर्देशन किया। 7 एपिसोड सहित फ्लेमिंग मोज, इची एंड स्क्रैची, द मूवी और मार्ज वर्सेस द मोनोरेल। 8-9 उन्होंने द सिम्पसंस, होमर बनाम लिसा और 8वीं कमांडमेंट के लिए उत्कृष्ट एनिमेटेड कार्यक्रम के लिए 1991 का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 10 और बाद में 2007 में द सिम्पसंस मूवी पर अनुक्रम निर्देशकों में से एक के रूप में वापसी की। 11 1994 में मूर एनिमेटेड श्रृंखला द क्रिटिक के लिए निर्माता और पर्यवेक्षण निर्देशक बन गए। 7 इसके बाद उन्होंने शो के पर्यवेक्षक निर्देशक के रूप में फ्यूचरामा के रचनात्मक विकास और उत्पादन का निरीक्षण किया। उन्होंने 1999 से 2001 तक एनिमेटेड श्रृंखला के कई एपिसोड का निर्देशन भी किया, जिसमें क्लासिक रोसवेल दैट एंड्स वेल 7-8 शामिल है, जिसके लिए उन्होंने उत्कृष्ट एनिमेटेड कार्यक्रम के लिए एमी पुरस्कार जीता। 12 मूर के अन्य टेलीविजन एनिमेशन निर्देशन क्रेडिट में कॉमेडी सेंट्रल का ड्रॉइंग टुगेदर और एमआईडी के लिए स्पाई वर्सेस स्पाई शामिल हैं। 7 उन्होंने 2009 की एनिमेटेड फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला सिट डाउन शट अप में पर्यवेक्षक निर्देशक के रूप में काम किया। 13 फिल्म। 2004 में मूर ने वार्नर ब्रदर्स की एनिमेटेड लघु फिल्म डक डोजर्स इन अटैक ऑफ द ड्रोन्स का निर्देशन किया। 7 2008 में जॉन लासेटर ने उन्हें वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो में एक निर्देशक के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, इस सुझाव के साथ कि वह वीडियो गेम की दुनिया पर आधारित एक कहानी विकसित करें। 14 यह 2012 की एनिमेटेड फीचर व्रेक इट राल्फ मूर की फीचर निर्देशन की शुरुआत और बॉक्स ऑफिस और महत्वपूर्ण सफलता बन जाएगी। 7-8 मूर ने फिल्म के पात्रों सौर बिल और जांगिफ को आवाज भी दी। 15 रेक इट राल्फ ने 5 एनी पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर और मूर के लिए एक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार शामिल है। 16 और उन्हें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 17 मूर की अगली एनिमेटेड फीचर फिल्म डिज्नी की ज़ूटोपिया थी, जिसे उन्होंने बायर्न हॉवर्ड और सह निर्देशक जेरेड बुश के साथ निर्देशित किया था। 4 मार्च 2016 को रिलीज हुई यह फिल्म दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 1.023 बिलियन से अधिक की कमाई के साथ 2016 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फीचर फिल्म बन गई। 18 इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का अकादमी पुरस्कार भी जीता। 19 ज़ूटोपिया के बाद मूर साथी फिल्म निर्माता फिल जॉनस्टन के साथ रेक इट राल्फ की अगली कड़ी राल्फ ब्रेक्स दी इंटरनेट का निर्देशन करने के लिए लौट आए। 20 फिल्म वित्तीय रूप से सफल रही और इसने दुनिया भर में $529.3 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ मूल फिल्म को पीछे छोड़ दिया। 21 इसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर श्रेणी में कई पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था, जिसमें अकादमी पुरस्कार, 22 एनी पुरस्कार, 23 और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल हैं। 24
8 अप्रैल 2019 को मूर ने खुलासा किया कि उन्होंने सोनी पिक्चर्स एनिमेशन में शामिल होने के लिए डिज्नी छोड़ दिया था, जहां वह स्टूडियो के लिए मूल एनिमेटेड फिल्मों का निर्देशन और निर्माण करेंगे और अंततः फिल्म विवो का निर्माण किया। 16 मार्च 2022 को मूर ने खुलासा किया कि उन्होंने स्काईडास एनिमेशन के साथ एक विशेष बहुवर्षीय समग्र सौदा किया है। 18 अक्टूबर 2023 को यह पता चला कि मूर स्काईडांस में एक शीर्षकहीन जैक और बीनस्टॉक परियोजना का निर्देशन कर रहे हैं। 27 जेसन केंट बेटमैन, जन्म 14 जनवरी 1969, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें कई कॉमेडी फिल्मों में उनकी अभिनीत भूमिकाओं और फॉक्स बटा नेटफ्लिक्स सिटकॉम अरेस्टेड डेवलपमेंट में माइकल ब्लूथ और नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज ओजार्क 2017-2022 में मार्टी बर्डे की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एक प्राइमटाइम एमी अवार्ड और 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार मिले हैं। 2017 में उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की। 1980 के दशक की शुरुआत में टेलीविजन पर 1981 से 1982 तक एनबीसी नाटक श्रृंखला लिटिल हाउस ऑन द प्रेरी और 1986 से 1991 तक द होगन फैमिली जैसे शो में दिखाई दिए। 3-4-5 डॉजबॉल 2004, द ब्रेकअप 2006, जूनो 2007, अप इन द एयर 2009। बैटमैन में सहायक भूमिकाएं निभाने से पहले बैटमैन की शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में टीन वुल्फ 2 1987 और नेसेसरी रफनेस 1991 शामिल हैं। कॉमेडी एक्सट्रैक्ट 2009, द स्विच 2010, द चेंज अप 2011, हॉरिबल ब सेस 2011, आइडेंटिटी थीफ 2013, बैड वर्ड्स 2013, दिस इज वेयर आई लीव यू 2014 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। ऑफिस क्रिसमस पार्टी 2016, जूटोपिया 2016 और गेम नाइट 2018। उन्होंने ड्रामा फिल्मों द गिफ्ट 2015 और एयर 2023 में भी अभिनय किया। 2020 से उन्होंने विल आर्नेट और सीन हेस के साथ कॉमेडी पॉडकास्ट स्मार्टलेस की सह मेजबानी की है। बैटमैन ने अपने निर्देशन की शुरुआत द होगन फैमिली एपिसोड एजुकेटिंग रीटा सीजन 5 एपिसोड 10 से की थी। उद्धरण वांछित उस समय उन्होंने डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में सबसे कम उम्र के निर्देशक का रिकॉर्ड बनाया था। 6 तब से उन्होंने द फैमिली फैंग 2015 और नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज ओजार्क 2017-2022 में निर्देशन और अभिनय किया है। बैटमैन को ओजार्क के निर्देशन के लिए 2019 में ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए प्राइमटाइम एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 3 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीते हैं। 2020 में उन्होंने HBO मिनिसीरीज द आउटसाइडर में एक आवर्ती भूमिका निभाई और इसके 2 एपिसोड का निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन। बैटमैन का जन्म राई, न्यूयॉर्क में हुआ था और वह 4 साल का था जब उसका परिवार साल्ट लेक सिटी, यूटा और बाद में कैलिफोर्निया चला गया। साथ उनकी मां विक्टोरिया एलिजाबेथ पैन एम के लिए एक फ्लाइट अटेंडेंट थीं, जो मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम के श्रूसबरी की रहने वाली थीं। 8 उनके पिता केंट बेटमैन एक अमेरिकी अभिनेता, लेखक और फिल्म और टेलीविजन के निर्देशक हैं। 9 जुलाई 2010 उनकी बड़ी बहन अभिनेत्री जस्टिन बेटमैन हैं। 11-7 कई बाल कलाकारों की तरह बेटमैन ने ब्राइटन हॉल स्कूल में पढ़ाई की। 12 हालांकि उन्होंने कभी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की। वायर्ड मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में बैटमैन ने स्वीकार किया कि टीन वुल्फ 2 के फिल्मांकन के दौरान अपना फाइनल पूरा नहीं कर पाने के कारण उन्हें कभी अपना डिप्लोमा प्राप्त नहीं हुआ। 13
बेटमैन ने बेस्ट लाइफ पत्रिका को बताया कि उन्होंने और जस्टिन ने अपने टेलीविजन शो से होने वाली कमाई से अपने माता पिता का भरण पोषण किया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि बेटमैन के 20 वर्ष के होने तक उनके पिता द्वारा उनका प्रबंधन किया जाता था, जब व्यापारिक संबंध समाप्त हो गया था। 11 कैरियर टेलीविजन 1987 में बेटमैन पहली बार 1980 में गोल्डन ग्राहम के लिए एक अनाज विज्ञापन में दिखाई दिए और अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत लिटिल हाउस ऑन द प्रेयरी में जेम्स कूपर के रूप में की, जो एक अनाथ लड़का है जिसे उसकी बहन के साथ इंगल्स परिवार ने गोद लिया है। 1982 से 1984 तक वह टेलीविजन शो सिल्वर स्पून में रिकी श्रोडर के बैड बॉय सबसे अच्छे दोस्त डेरेक टेलर के सहायक किरदार में थे। वह 1984 में नाइट राइडर के तीसरे सीजन के एपिसोड लॉस्ट नाइट और कई अन्य छोटी टेलीविजन भूमिकाओं में दिखाई दिए। 1984 में सिल्वर स्पून्स पर उनकी लोकप्रियता के जवाब में शो के निर्माताओं ने बेटमैन को सितंबर 1984 से फरवरी 1985 तक एनबीसी सिटकॉम इट्स योर मूव में मैथ्यू बर्टन की अपनी अभिनीत भूमिका दी। 1987 में वह पुरुषों की टीम में बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ दिखाई दिए। गेम शो जीत हार या ड्रा के उद्घाटन सप्ताह में बेटमैन ने 1980 के दशक के मध्य में अपने टेलीविजन कार्य के लिए किशोर आदर्श का दर्जा अर्जित किया, विशेष रूप से द होगन फैमिली में डेविड होगन के रूप में, मूल रूप से वैलेरी शीर्षक और बाद में वैलेरी हार्पर के श्रृंखला छोड़ने के बाद वैलेरीज फैमिली। वह डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सबसे कम उम्र के निर्देशक बन गए, जब 18 साल की उम्र में उन्होंने द होगन फैमिली के 3 एपिसोड का निर्देशन किया। 1987 में उन्हें मोशन पिक्चर सिक्वल टीन वुल्फ 2 से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 1994 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म दिस कांट बी लव में कैथरीन हेपबर्न और एंथोनी क्विन के साथ अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उन्हें 4 श्रृंखलाओं में भूमिकाएं मिली, साइमन, शिकागो सन्स, जॉर्ज एंड लियो और सम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, जिनमें से कोई भी एक सीजन से अधिक समय तक नहीं चली। उन्होंने 1999 में टू ऑफ ए काइंड के एक एपिसोड का निर्देशन भी किया। 2002 में उन्होंने फीचर फिल्म द स्वीटेस्ट थिंग में थॉमस जेन के चरित्र के साहसी भाई की भूमिका निभाई। 2003 में बेटमैन को कॉमेडी श्रृंखला अरेस्टेड डेवलपमेंट में माइकल ब्लूथ के रूप में चुना गया था। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के बावजूद श्रृंखला ने कभी भी उच्च रेटिंग हासिल नहीं की। 7 और 10 फरवरी 2006 को समाप्त हो गई। शो को वसंत 2013 में पुनर्जीवित किया गया था। बेटमैन ने श्रृंखला में अपने काम के लिए कई पुरस्कार जीते, जिसमें टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब भी शामिल था। श्रृंखला संगीतमय या हास्य। उन्हें 2005 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए एमी पुरस्कार 14 के लिए भी नामांकित किया गया था। अरेस्टेड डेवलपमेंट के नए एपिसोड नेटफ्लिक्स पर बेटमैन सहित मूल कलाकारों के साथ जारी किए गए हैं। 15 बेटमैन ने 2004 डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन फॉर द मेजॉरिटी रिपोर्ट में अरेस्टेड डेवलपमेंट के सह कलाकार डेविड क्रॉस के साथ कमेंट्री की और 12 फरवरी 2005 को एनबीसी के सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी की। 162006 में वह एक अतिथि कलाकार के रूप में दिखाई दिए। स्क्रब्स एपिसोड माई बिग बर्ड में मिस टर्सटन के रूप में एक कूड़ा उठाने वाला आदमी जिसके पास पालतू जानवरों के रूप में खतरनाक शुतुरमुर्गों का झुंड है। 2009 में बेटमैन अल्पकालिक फॉक्स कॉमेडी श्रृंखला सिट डाउन शट अप के लिए नियमित आवाज अभिनेता बन गए। उन्होंने जिम शिक्षक और पढ़ाने वाले एकमात्र स्टाफ सदस्य लैरी लिटिलजंग को आवाज दी। 17 2010 में बेटमैन और अरेस्टेड डेवलपमेंट के सह कलाकार विल आर्नेट ने डिजिटल सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक प्रोडक्शन कंपनी डम्बडम प्रोडक्शंस बनाई।
उनका पहला वीडियो प्रोम डेट था, जो ऑर्बिट के लिए डर्टी शॉट्स की श्रृंखला में पहला था। 182012 में बेटमैन बाकी मूल कलाकारों के साथ अरेस्टेड डेवलपमेंट के पुनरुद्धार के लिए माइकल ब्लूथ की अपनी भूमिका में लौट आए। अब नेटफ्लिक्स प्रायोजित श्रृंखला ने 26 मई 2013 को अपनी इंस्टेंट वॉच वेबसाइट पर सीजन 4 जारी किया। श्रृंखला के साथ साथ एक इट फीचर फिल्म के जारी रहने की उम्मीद थी। नए चौथे सीजन के लिए बेटमैन को एक बार फिर कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए नामांकित किया गया। नेटफ्लिक्स ने पुष्टि की कि शो की पूरी कास्ट 5वें सीजन के लिए वापस आएगी, जिसका प्रीमियर 29 मई 2018-19 को हुआ और 15 मार्च 2019 को समाप्त हुआ। 2017 में बेटमैन नेटफ्लिक्स नाटक ओजार्क में अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में टेलीविजन पर लौटे, जिसमें उन्होंने एक वित्तीय सलाहकार की भूमिका निभाई, जिसे मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के लिए धन शोधन करने के लिए अपने परिवार को मिसौरी में स्थानांतरित करना होगा। मार्टी बायर्ड के रूप में बेटमैन के प्रदर्शन की एएमसी के ब्रेकिंग बैड में ब्रायन क्रैंस्टन के वाल्टर व्हाइट के चित्रण से सकारात्मक तुलना की गई है। 20 ओजार्क के लिए ड्रामा सीरीज में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीतने के बाद बेटमैन को अपने स्वीकृति भाषण के लिए प्रशंसा मिली। इसमें उन्होंने कहा है, तो मैं बस उन लोगों से कहना चाहता हूं जो घर पर हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक नौकरी दूर हैं। आप काफी प्रतिभाशाली हैं, वहीं डटे रहें। 21-22 2021 में बेटमैन ने लाइव इन फ्रंट ऑफ ए स्टूडियो ऑडियंस के तीसरे संस्करण के तीसरे सीजन के एपिसोड किड्स कैन बी क्रूएल के पुनर्मूल्यांकन में द फैक्ट्स ऑफ लाइफ के टिम होलीफील्ड की भूमिका निभाई। 23 फिल्म 2004 में बेटमैन डॉजबॉल ए ट्रू अंडरडॉग स्टोरी में ESPN 8 द ओचो कमेंटेटर पेपर ब्रूक्स के रूप में और स्टार्स एंड हच में केविन विंस वॉन के बिजनेस पार्टनर के रूप में दिखाई दिए। वह 2006 की द ब्रेकअप में वॉन के साथ फिर से जुड़े। 2007 में उन्होंने स्मोकिन एसेस में बेन एफ्लेक के साथ पूर्व वकील रूपर्ट रिप रीड की भूमिका निभाई और द किंगडम, मिस्टर मैगोरियम के वंडर एम्पोरियम और जूनो में भी अभिनय किया। 2008 में उन्होंने सुपर हीरो फिल्म हैनकॉक में विल स्मिथ और चार्लीज थेरॉन के साथ सह अभिनय किया। बेटमैन की 2009 की फिल्मों में माइक जज द्वारा लिखित और निर्देशित एक्सट्रैक्ट 24 और कपल्स रिट्रीट शामिल हैं, जिसमें वॉन के साथ एक कॉमेडी में 4 जोड़ों का पुनर्मिलन किया गया है, जो एक उष्णकटिबंधीय द्वीप रिसॉर्ट में थेरेपी सत्र में भाग लेते हैं। क्रिस्टन बेल ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई। 25-2010 में उन्होंने जेनिफर एनिस्टन के साथ द स्विच, एक रोमांटिक कॉमेडी में अभिनय किया। 2011 में उन्होंने कॉमेडी पॉल में विशेष एजेंट लोरेंजो जोइल की भूमिका निभाई और हॉरिबल बॉसेस और द चेंज अप में अभिनय किया। मार्च 2012 में विल अर्नेट के साथ बेटमैन के पहले कार्यकारी निर्माता क्रेडिट मैनसम को ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल के लिए स्पॉटलाइट चयन के रूप में घोषित किया गया था। 26 मॉर्गन स्परलॉक द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री पुरुष पहचान पर एक हास्यपूर्ण नज़र है, क्योंकि इसे पुरुषों की सजने संवरने की आदतों के माध्यम से परिभाषित किया गया है, जिसमें सेलिब्रिटी और विशेषज्ञ टिप्पणी शामिल हैं। उन्होंने 2012 में थ्रिलर फिल्म डिस्कनेक्ट के साथ एक नाटकीय मोड़ लिया और 2013 की कॉमेडी फिल्म आइडेंटिटी थीफ और 2014 की कॉमेडी दिस इज वेयर आई लीव यू और हॉरिबल बॉसेस 2 में अभिनय किया। उन्होंने 2014 की डॉक्यूमेंट्री पंप का भी वर्णन किया। 27-2015 में बेटमैन ने रेबेका हॉल और एडगर्टन के साथ जोएल एडगर्टन की थ्रिलर फिल्म द गिफ्ट में काम किया। 28 उनकी प्रोडक्शन कंपनी एग्रीगेट फिल्म्स ने यूनिवर्सल के साथ अपना सौदा बढ़ाया। 29
2013 में बैटमैन ने बैड वर्ड्स के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। उन्होंने द फैमिली फैन के एक रूपांतरण का निर्देशन और अभिनय भी किया। 30 बैटमैन ने जूटोपिया में चोर कलाकार लोमड़ी निक वाइल्ड की आवाज दी। 2018 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म गेम नाइट में अभिनय किया और इसका निर्माण किया। उनके प्रदर्शन की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और उन्हें सैन डिएगो फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड्स और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में एक हास्य अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ। दोस्तों इस मूवी की एक तरह से रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 13 फरवरी 2016 को इसे ब्लिगम्स में रिलीज़ किया गया था और 4 मार्च 2016 को यूनाइटेड स्टेट में। मूवी का एक तरह से रनिंग लेंथ है तकरीबन 108 मिनट है और मूवी का जो बजट था वो $150 मिलियन का था। मूवी ने जो कलेक्शन दिया है 1 बिलियन प्लस में कलेक्शन दिया है, जो कि बहुत ही गजब का कलेक्शन है और अपनी बजट से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा इसने कलेक्शन दिया है। साथ ही साथ ये जो मूवी रही है सुपरहिट रही है, इसी वजह से 2025 में इसका सीक्वल हमें देखने को मिलने वाला है। तो सारी कुछ जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।